टुडे लेक्चर टॉपिक इज द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अमेरिका में ब्रेटन वुड्स स्थान पर 1944 में कॉन्फ्रेंस हुआ और इस कॉन्फ्रेंस में दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सामने आए। पहला था IMF और दूसरा था इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। बाद में इसे वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक का नाम दिया गया। IMF का इस्टेब्लिशमेंट 27 दिसंबर 1945 को वॉशिंगटन में हुआ और 1 मार्च 1947 से IMF ने अपना फंक्शनिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया। 1 मार्च 1947 को IMF में टोटल मेंबर कंट्रीज़ 40 थी, 40, और प्रेजेंटली यदि देखा जाए तो इनकी संख्या, इनकी नंबरिंग बढ़कर 189 हो चुकी है। IMF में इस समय तकरीबन 189 सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं। फ्रांस के डोमिनिक स्ट्रॉस-काहन IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके साथ ही बात आती है कि IMF का उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के लिए, किन ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए IMF को फ्रेम किया गया, इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। तो पहला था इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी असिस्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। जो कंट्रीज़ हैं जो आपस में ट्रेड करती हैं, व्यापार करती हैं, IMF उनके बीच में मॉनेटरी असिस्टेंस को स्टैब्लिश करता है, उनके बीच में मौद्रिक सहयोग को स्थापित करता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना, बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास का मतलब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो नेशंस, वो कंट्रीज़ जो कहीं ना कहीं पे डेवलपिंग हैं या डेवलप्ड हैं या अनडेवलप्ड हैं, इनके बीच में यदि ट्रेडिंग हो रही है, यदि इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या डेवलपमेंट होना चाहिए, इस डेवलपमेंट को बैलेंस करना, ताकि सभी देश एक दूसरे के साथ में ट्रेड को कर सकें। तीसरा था स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। IMF का एक ऑब्जेक्ट और भी रहा कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो भी उनकी करेंसीज़ हैं, उसकी वजह से एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन ना आए, उस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखना, उसको स्टेबल बना के रखना, उसमें स्थिरता बनाए रखना। इसके अलावा इसका जो अदर ऑब्जेक्ट था वो था जो रिस्ट्रिक्शंस थे एक्सचेंज पे, उसको रिमूव करना और उसको मिनिमाइज़ करना, रिमूविंग द एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस एंड मिनिमाइज इट। इंटरनेशनल ट्रेड के से रिलेटेड जितने भी पेमेंट्स थे उनको अरेंज करना और इसके साथ साथ में एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी प्रतिबंध थे, उनको समाप्त करना या उनको न्यूनतम करना। इसका अगला जो उद्देश्य रहा वो था प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाना। जो इम्बैलेंस पेमेंट की कंडीशन थी उसको बैलेंस्ड वे में लाना। इसके लिए भी IMF इकोनॉमिक असिस्टेंस करता है मेंबर कंट्रीज़ को, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन आ सके, भुगतान संतुलन बना रहे। IMF की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि IMF का जो पर्टिकुलर फंक्शनिंग एरिया था वो था ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, और जितने भी तरह के इनके फंक्शंस थे वो इंटरनेशनल ट्रेड को
ट्रेड पर ही एम्फसाइज करते थे, यानी इनका फोकसिंग एरिया था इंटरनेशनल ट्रेड। बात करेंगे अब इसके आगे कि आईएमएफ के इकोनॉमिक सोर्सेस के बारे में, कि आईएमएफ और इसके आर्थिक साधन क्या थे। 1976 में अमेंडमेंट हुआ और जो अमेंडमेंट्स के बाद जो प्रोविज़न हुए उसमें प्रत्येक सदस्य देश को, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ थी, अपने प्रिस्क्राइब कोटा का 75% अपनी ओन करेंसी में और रिमेन पार्ट जो रेस्टेड पार्ट था उसका 25% गोल्ड या डॉलर में डिपॉजिट करना कंपलसरी था। आईएमएफ का जो इकोनॉमिक सोर्स था, इनकम का जो सोर्स था, उसके लिए 1976 में जो अमेंडमेंट्स किए गए, जो संशोधन किए गए, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली मेंबर कंट्रीज़ को अपने जो एक डिसाइडेड इनके लिए कोटा था कि कितना इनको किस पर्टिकुलर पार्ट में कितना किस फॉर्म में रखना है, डिपॉजिट करना है, उसमें 75% अपनी ओन करेंसी में, अपनी स्वयं की घरेलू मुद्रा में, और दूसरा 25% यानी 25% गोल्ड के फॉर्म में या फिर डॉलर के रूप में इनको जमा करना अनिवार्य था। इसके बाद में धीरे धीरे 1976 के 76 के बाद जैसी रिक्वायरमेंट रही उसके हिसाब से इसमें चेंजेस किया गया। आईएमएफ के जो कोटा था वो उसके हिसाब से दो पर्टिकुलरली डिसीजन लिए गए। उसमें था कि एसडीआर एक टर्म, एक रीएलोकेशन किया गया एसडीआर का अपनी मेंबर कंट्रीज़ में, और दूसरा किया गया कि मेंबर कंट्रीज़ के कोटा में 45% का इंक्रीमेंट किया जाए। इसके हिसाब से टोटल कोटा का जो अमाउंट था वो था 145.6 अरब। एसडीआर के हिसाब से लगभग 204 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर इसको 2,12,700 मिलियन एसडीआर हो गया इस संशोधन के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद। और इसी कोटा में इंक्रीमेंट से आईएमएफ में भारत का जो कोटा था वो 3.5 अरब एसडीआर से बढ़कर 4.158 अरब एसडीआर हो गया। इसके साथ 2008 में टोटल कोटा राशि में फिर से चेंजेस किए गए और अब भारत का जो हिस्सा था, भारत का जो शेयर था वो तकरीबन 2.44% हो गया और भारत आईएमएफ में 11th हाईएस्ट कोटा वाला देश बन गया। ये हम लोग बात कर रहे थे जब 12th राउंड में इसमें अमेंडमेंट्स किए गए, तो ये स्थिति सामने आई 6 फरवरी 1998, 6 फरवरी 1988। इसके बाद आती है बात कि एसडीआर जैसा एक टर्म हम लोगों ने जो यूज़ किया, आखिर ये एसडीआर क्या है। एसडीआर, इसको आप नई हिसाबी मुद्रा भी कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। दिसंबर 1971 तक आईएमएफ की जो हिसाबी मुद्रा थी वो अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन दिसंबर 1971 में एसडीआर को मुद्रा कोष या आईएमएफ की करेंसी मान लिया गया और कोष में जितने भी फंड में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे वो एसडीआर में किए जाने लगे। एसडीआर को मैं एक बार फिर से यहाँ कहूँगी, स्पेशल ड्राइंग राइट, नई हिसाबी मुद्रा हो गई एसडीआर। पहले ये डॉलर में थी, बाद में इसको एसडीआर में कन्वर्ट कर दिया गया। कन्वर्ट करने का मतलब कि एसडीआर में हम अभी आगे बात करेंगे कि किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया कि एसडीआर एक नई करेंसी बनकर सामने आई। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो एसडीआर थी वो स्वर्ण मुद्रा या इसको हम लोग गोल्ड पेपर भी कहते हैं,
इसका रोल प्ले करने लगी। 1971 में एक SDR की वैल्यू $1 के बराबर मानी गई थी, लेकिन डॉलर की वैल्यू जब इंटरनेशनल मार्केट में गिरने लगी तो 1995 से एक SDR की वैल्यू $1.585 हो गई और प्रेजेंट में $1.54 या 69.48 रुपए में तकरीबन 69.48 रुपीज़ आज के समय में इसकी कीमत हो चुकी है। 1 जनवरी 1981 में जब इंट्रोड्यूस किया गया SDR को, तो SDR में 5 ऐसी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया, उनकी करेंसी को इंक्लूड किया गया जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे, जो सबसे बड़े निर्यातक देश थे। इसमें इस SDR को बास्केट ऑफ करेंसी कहा गया। बास्केट ऑफ करेंसी में जिन करेंसीज़ को इंक्लूड किया गया 1991 में SDR के प्राइस डिटर्मिनेशन में, इन 5 करेंसीज़ को वेटेज दिया गया और उनका जो वेट था वो था अमेरिकी डॉलर 40%, जर्मन मार्क 21%, जापानी येन 17%, ब्रिटिश पाउंड 11% और फ्रांसीसी फ्रैंक 11%, यानी टोटल हुआ 100% का। तो एक SDR में जो कंट्रीब्यूशन था, जो एक पर्टिकुलरली शेयर था या जो पार्ट वाइज जिसको डिवाइड किया गया, इसमें अमेरिकी डॉलर, मार्क, येन, पाउंड और फ्रैंक, ये 5 ऐसी करेंसीज थी जिनको मिलाकर SDR को बनाया गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे IMF और इंडिया की। तो भारत उन देशों में था जब IMF को फ्रेम किया गया या IMF जब एग्जिस्टेंस में आया, तो वो 44 जो नेशंस स्टार्टिंग फेज में मेंबर कंट्रीज थी, वो उसमें एक इंडिया भी था। बाद में भारत उस समय जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारत का जो कोटा था वो भी जो 11 सबसे बड़े देश थे कोटा वाले, उसमें भारत की भी अपनी रैंक थी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं फोकस करना चाहूँगी कि 1970 के बाद जब अदर कंट्रीज़ का कोटा बढ़ गया, तो वहाँ से और भी उसमें कई कारण थे, जिसमें संचालक मंडल में भारत की स्थायी सदस्यता समाप्त कर दी गई। ये हम लोग बात कर रहे थे 1970 के समय की, 1970 की, जब अदर कंट्रीज़ का कोटा बढ़ता गया और भारत का कोटा कम होता चला गया IMF की करेंसी में, तो उस समय भारत की सदस्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। IMF के कोटा में भारत का 1998 में जो पर्टिकुलर शेयर था, पर्टिकुलर पार्ट था, वो 4158.2 मिलियन SDR और अप्रैल 2008 में 5821.5 मिलियन SDR हो गया। और प्रेजेंट टाइम में IMF के टोटल फंड के कुल कोटा का भारत का अंश जो शेयर है वो 2.44% है। एक चीज़ मैं यहाँ पे रिमार्क करना चाहूँगी कि IMF से भारत ने समय समय पर ऋण लिए हैं और 1991 में ये जो लोन लिया गया, ये 2623 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1997 में 1313 मिलियन डॉलर और 2000 में 26 मिलियन डॉलर अमेरिकी मिलियन डॉलर में लिया गया। और यहाँ पर एक बात जो नोटिस करने वाली है कि 31 मई 2000 तक सभी जितने भी इस तरह के लोन थे, इनका पेमेंट किया जा चुका था। तो आई होप स्टूडेंट कि IMF के इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मैं आशा भी करती हूँ कि आप इससे अपने ज़रूरी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और IMF के बारे में जो भी जानकारियाँ हो सकती हैं वो आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। थैंक यू।